असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा के बीच जो विवाद चल रहा था दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बल्कि पत्रकारों ने सवाल भी पूछा कि क्या आप हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो सड़क साफ भाषाओं का इस्तेमाल किया है, यानी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद पहली प्रतिक्रिया जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की आई है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी को क्या कुछ कहा है आपके सामने में पढ़ूंगा और रखूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरीके का चैलेंज दिया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए कहा कि जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से खुलेआम धमकी दी गई, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक जो है भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति कम से कम माफी नहीं मांग रहे हैं तो कम से कम खेद तो प्रकट कर ही सकते हैं। सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझे लोकतांत्रिक सार्वजनिक संवाद या सहनशीलता पर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से तो बिल्कुल भी नहीं। शालीनता और उनका कभी एक साथ होना संभव नहीं है। असल मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र टीवी पर दूसरे देशों की जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उसके चरित्र की हत्या की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालतें देर सवेर इस मामले को संज्ञान लेंगी और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक महिला की छवि खराब करने वाले दोषियों को सजा मिलेगी। और डॉक्टर सिंघवी, जिस मंच पर मैं जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हूं, वहां बोलना आसान है, इसे बहस नहीं कहा जाता, यह केवल निष्पक्ष संवाद से बचना है जिसकी आप बात कर रहे थे। और मैं साफ कर दूं, ये अंत नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है, सत्यमेव जयते। अब दोस्तों जरा सुनिए कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के, सुनिए। एक और व्यापक मुद्दा है और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं, चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को। और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे, हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। दोस्तों, ये तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जब जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनपार्लियामेंट्री बातें हैं, तो क्या अब हेमंत बिस्वा शर्मा सुप्रीम कोर्ट को भी बोलेंगे। दोस्तों, कोई एक प्रदेश का मुखिया क्या इस तरीके से सड़क साफ भाषाओं का इस्तेमाल कर सकता। मैं कहता हूं कि जो सड़क पर बोलते भी होंगे ना, जो टपोरी तरीके की भाषा बोलते होंगे, उनके मुख से भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहां तो किसी प्रदेश के मुखिया ही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा तो रखनी चाहिए। और इधर से कहा जा रहा है कि अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप जो है कम से कम इसको लेकर के आप निंदा ही कर दीजिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई। उसकी बजाय उल्टा अभिषेक मनु सिंघवी को जो है कहा जा रहा है कि आपसे जो है सीख लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए, एक और वीडियो में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। एक पहलू रोचक है, महत्वपूर्ण है, हमारी न्यायिक पूरे सिस्टम में जो सबसे निचला होता है मैजिस्ट्रेट होता है,
तो शायद आपको पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख वाली के 2 दिन बाद 7 तारीख को सरकार ने, प्रदेश ने अपने पूरे जबरदस्त फोर्स के साथ एक NBW जिसको कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट की याचिका डाली, जो एक प्रकार से अरेस्ट की याचिका होती है। उसको बहुत व्यापक रूप से सुना, 5-7 पन्नों के कारणों के साथ उसको खारिज किया और उस न्यूनतम श्रेणी के जज ने कहा कि गिरफ्तारी की मांग इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए लगती है कि फैंसीफुल है, स्पेकुलेटिव है, अनसब्सटेंशिएटेड, यानी उसमें कोई मजबूती नहीं है, वो एक दिमाग की सोच है, उसमें सत्य या तथ्य नहीं है। एक दो और पहलू जिस निर्णय के विरुद्ध हम उच्चतम न्यायालय में आए, जो उच्चतम न्यायालय ने आज निर्णित किया है, उसमें कई पैराज हैं जिसमें कि ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जो न कंप्लेनेंट ने, न याचक ने, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, न FIR ने, कंप्लेंट ने कहा है। एक उदाहरण है अनुच्छेद 339 का। आरोप नहीं लगा है, लेकिन उच्च न्यायालय में उसका जिक्र आ गया है। इसकी बात उच्चतम न्यायालय ने की है। दूसरी बात जो उच्चतम न्यायालय ने की है, वो कहा है कि हम भूल जाते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट की पहली वाली बेल में वो मूल सिद्धांत जो है हमारे कानून का सैकड़ों वर्षों से, कि आपको जब तक आप साबित नहीं होते दोषी, आपको दोषी नहीं मान सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वही एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर एंटिसिपेटरी बेल आधारित है। उसको नहीं भूला जा सकता। तीसरा पहलू कि हर प्रकार के प्रावधानों को डाल दिया गया, इसको मानहानि से एक अलग केस बनाने के लिए 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया और 9 के 9 हमने सिद्ध किया बेलेबल हैं। एक शेड्यूल होता है कानून में जिसमें लिखा आता है बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है कि इतना निचले दर्जे का उसमें पनिशमेंट है कि आप ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं। कोर्ट कचहरी में पुलिस भी बेल देने का अधिकार क्षेत्र रखती है। यद्यपि हमें कोई आशा और विश्वास नहीं है कि असम पुलिस के बारे में जो कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद असम पुलिस कभी सोचेगी भी अपने आप बेल देने की। तो 11 में से 9 ऐसे प्रावधान हैं और फिर भी अरेस्ट के लिए लोग भाग रहे हैं इस व्यक्ति के पीछे। और अंतिम इसमें पक्ष जो है, पहलू है, वो ये है कि हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र निर्भीक जो एक वाणी का मूल संवैधानिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में, 19(1)(a) में, जो अगर उसको आपको उजागर रखना है तो राजनीतिक कैंपेन के दौरान, उसकी गर्मी के और गर्माहट के दौरान एक राजनीतिक वक्तव्य के आधार पर इतना बड़ा उसका एक इशू बनाना, पुलिस को भेजना, गिरफ्तारी पे इंसिस्ट करना, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट कचहरी इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो 19(1)(a) एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंत बिस्वा शर्मा से कहा कि कम से कम वो माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम खेद प्रकट तो कर ही सकते हैं, तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी ने गलत कहा? और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया, क्या वो सही बयान दिया? जिसको लेकर अगर खेद प्रकट भी करना पड़े तो उसके लिए इतना बड़ा झमेला हो रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को उल्टा जवाब देना पड़ रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त सही है या अभिषेक मनु सिंघवी सही है? इस पूरे खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।